अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा, पी ब्लॉक। अब सबसे पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबशेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक। उसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। अगर हम पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में बेटा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब अगर हम इन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करें तो ये क्या है हमारे पास? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हर एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अगर हम इन 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन आने पर पी ब्लॉक में जो ग्रुप हैं वो ग्रुप भी कितने हैं? 6। कौन कौन से ग्रुप आते हैं? अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 ग्रुप आते हैं। अगर हम इन 6 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। कौन से पीरियड में आते हैं? पीरियड 2 में। पीरियड 2 से हमारे पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 स्टार्ट होते हैं, जिनका फर्स्ट मेंबर क्या है? ग्रुप 13 का बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। अगर ग्रुप 13 और 14 की बात करेंगे आप बेटा +1 में पढ़ चुके हो। अब +2 में आप 4 ग्रुप करोगे, ग्रुप 15, 16, 17, 18। अब आपने इसमें करना क्या है? इन चारों ग्रुप की आपने एक तो एलिमेंट्स लर्न करने हैं, उसके बाद इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? अगर सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? तो आपने इनके कंपाउंड भी करने हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो चारों ग्रुप में से मैं आपको सबसे पहले ग्रुप 18 कराऊंगी, क्योंकि ग्रुप 17 और 18 ईजी भी हैं और छोटे भी हैं जो जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो इसी वजह से आज हम पहले डिस्कस करेंगे ग्रुप 18 1 बाय 1, उसके बाद ग्रुप 17, 16 एंड 15। तो आओ हम आज ग्रुप 18 स्टार्ट करते हैं। अगर हम ग्रुप 18 को बेटा क्या क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस एंड एरोजन्स। अब नोबल गैसेस का मतलब क्या है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट की क्या है? फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुलफिल्ड कैसे है? अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, EC इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 है तो क्या होगा? 18, 2, 8, 8 डिवीजन होगी। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 2 10 और 8 18। तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की डिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले S में भी 2 और P में भी 6। P में 6 और S में 2 कितने होंगे? 8। अब पूरे ग्रुप के लिए लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना? N। N क्या है? नंबर ऑफ शेल। आपको पता है अगर पीरियड फर्स्ट की बात करेंगे तो N1 होगा, पीरियड 2 की बात करेंगे N2 होगा, पीरियड 3 की बात करेंगे N3 होगा। तो N का जो नंबर है वो बेटा क्या होगा? 1 to 6। 1 to 6 कुछ भी नंबर हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो ये क्या थी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस NH2NP6। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पर N की वैल्यू देखें तो N की वैल्यू क्या है? 1 to 6। अब आ जाओ इसकी एलिमेंट्स पे। अब इसकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। रेयर गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट
बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल होते हैं एयर में, रेयरली अवेलेबल है, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, रेयर गैसेस। और इनर्ट गैसेस, इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव। अब इनकी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसी वजह से ये क्या है, अनरिएक्टिव, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इनर्ट गैस। और एरोजेंस भी बोलते हैं, एरोजेंस मतलब दे आर प्रेजेंट इन एयर। क्लियर? अब हम इसके एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स क्या है इसके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन एंड रेडॉन। हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जिनॉन Xe, रेडॉन Rn। इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 है। क्लियर है? अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं भी लर्न आते, 30 तक लर्न है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हीलियम का 2 है, नियॉन का क्या है 10, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 8, इसमें भी क्या है 8। आपके पास मैजिक नंबर होते हैं बेटा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हीलियम का आपको पता है 2 है, नियॉन का क्या है 10, आर्गन का 18, इनके बीच में 8, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला जो एटॉमिक नंबर बनेगा वो किसके डिफरेंस पे बनेगा, 18 के। तो अगर हम 18 में 18 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 36, फिर 18 है, 36 में 18 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 54, फिर 54 में 32 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 86। तो बाय एडिंग दीज मैजिक नंबर यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर। पैटर्न यही चलेगा, किसी भी ग्रुप के अगर आपको एटॉमिक नंबर 2-3 एलिमेंट के पता है, बाकी एलिमेंट्स के नहीं पता, तो आप उनमें ये मैजिक नंबर्स ऐड करके उनके एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब हीलियम है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, नियॉन 1s2, 2s2, 2p6, सबको आती होगी लिखनी, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 तक नियॉन की है तो हम आर्गन में क्या लिख सकते हैं, नियॉन लिख सकते हैं, क्या रह गया 8। इसके बाद क्या आ जाएगा 3s2, 3p6, 10 और 6, 16 और 2 18। ऐसी आर्गन से, क्रिप्टॉन से पहले क्या है, आर्गन 18 हो गया, उसके बाद 10 रह गए तो 3 में 10 भी आता है, 3d10, 4s2, 4p6। ऐसी जियोन से पहले क्या है, क्रिप्टॉन 36 हो गया, इसके बाद 36 में 10 करेंगे तो 46, 46 में फिर 2 करेंगे तो 48, 48 में 6 करेंगे तो 54। क्लियर है? अब रेडॉन, रेडॉन से ऊपर क्या है, जिनॉन 54 हो गया ना इसका एटॉमिक नंबर, स्टेबल यानी कि 54 तक यहीं पे आएगी, आगे 4d आया तो 4 में f भी आता है, 5f, 4f 14, 5d 10, 6s2, 6p6। देखो 54 में 14 ऐड कर दो, 68, 10 करा 78, 78 और 8 कितना हो गया 86, पूरा 86 हो गया ना। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमने जर्नल लिखी, देखो जर्नल लिखी NS2 NP6 और N की वैल्यू 1 to 6, N 1 से शुरू हुआ और मैक्सिमम क्या है 6, और S में सब में 2 आ रहे हैं और P में सब में कितने आ रहे हैं 6। तो इसी वजह से जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी, NS2 NP6। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम करेंगे इनकी आइसोलेशन। देखो बेटा नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ अ नोबल गैस। आइसोलेशन ऑफ अ नोबल गैस में आपने क्या करना है कि जितनी भी नोबल गैस की गैसेज हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे वो हमें मिलती हैं। फर्स्ट क्या है बेटा, हीलियम। अगर हम हीलियम के कमर्शियल स्केल मतलब अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो हमें हीलियम कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है बेटा, इसमें मीथेन, मोस्टली नेचुरल गैस में क्या होता है मीथेन प्लस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें हमारे पास एल्केन होते हैं फ्रॉम अ कार्बन 1 to 6। इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, मीथेन तो ऑलरेडी हमने लिख ही दिया, क्या है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हीलियम होती है 2 to 7%। जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करते हैं किस टेम्परेचर पे, 73 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कंप्रेस्ड करते हैं, तो जो नेचुरल गैस है उसमें से सिर्फ हीलियम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, लिक्विफाइड, और हीलियम किस फॉर्म में रह जाती है, गैस की फॉर्म में रह जाती है। और उसको हम 99% फ्रॉम द नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं हीलियम को बाय दिस मेथड।
उसके बाद हम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जियोन को कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, नोबल गैसेस को एरोजन भी बोलते हैं। वो हमें कहाँ से अक्रेंस है उनकी, कहाँ से हमें मिलते हैं? फ्रॉम द एयर्स। तो अगर हम एयर की बात करें तो हम पहले एयर की कंडेंसेशन करके, कूलिंग करके उसको लिक्विड एयर में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ये बेटा आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद लिक्विड एयर से हमें नोबल गैसेस का मिक्सचर मिलता है। नाइट्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, अलग अलग गैसेस मिलती हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब हमें डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग अलग गैस मिल जाती हैं, जब हम लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम उसकी एड्जॉर्प्शन कराते हैं कोकोनट चारकोल के ऊपर, और उनका जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो अलग अलग है, जिससे हमें सारी गैसेस लाइक नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जियोन हमें अलग अलग मिल जाती हैं। उसके बाद लास्ट क्या है? रेडॉन। रेडॉन मैंने आपको बताया था कि रेडॉन क्या है? इट इज़ अ रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब रेडियो एक्टिव इन नेचर है तो इसका रेडियो एक्टिविटी के करना पड़ेगा। ये हमें किससे मिलता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम से मिलता है। रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 88 और एटॉमिक मास क्या है उसका? 226। जब हम इसकी डीकॉम्पोजिशन करते हैं तो डीकॉम्पोजिशन करने के बाद ये रेडॉन में टूट जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 86 और मास नंबर 222 है। अगर अब हम 88 में से 86 को माइनस करते हैं तो हमारे पास हीलियम 2, और 226 में से 222 कट करते हैं तो 4। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है? वो क्या है? हीलियम। हमें हीलियम मिल जाता है। तो ऐसे आपको रेडॉन एक्सट्रैक्ट हो जाता है फ्रॉम द रेडियम विच इज़ अ रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब हम इनकी करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो आगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट क्या है? मोनोएटॉमिक नेचर। जितने भी नोबल गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन, ये हमें सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, एटॉमिक मतलब एटम, एक सिंगल एटम की फॉर्म में मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक नेचर। और इन गैसेस का कोई भी कलर नहीं होता। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब इनकी कोई भी पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती। हम इनको डिस्टिंग्विश करना चाहे बाय स्मेल तो हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। और कलर भी क्या है इनका? कलरलेस। उसके बाद क्या है? सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक रेडियाई। अब ध्यान से देखना बेटा, जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। बट जो नोबल गैसेज हैं वो एटॉमिक रेडियाई, आपने +1 में किया था, 3 तरह का होता है। वंडरवाल रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई बेटा मेटल्स के केस में बनता है, कोवेलेंट रेडियाई कोवेलेंट बॉन्ड के केस में बनता है। बट नोबल गैसेस तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ये एक सिंगल एलिमेंटल सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो जब ये किसी के साथ जुड़ी नहीं रही हैं तो इनका जो रेडियाई होगा ना वो कोवेलेंट हो सकता है ना वो मेटालिक हो सकता है। तो कौन सा रेडियाई होगा इनका? वंडरवाल रेडियाई। तो नोबल गैसेस हैव्स वंडरवाल रेडियाई। अब अगर हम वंडरवाल रेडियाई को कंपैरिजन करें कोवेलेंट रेडियाई से तो वंडरवाल रेडियाई इज लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियाई। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? एक बॉन्डेड, जैसे मैंने कहा H2 है, एक H दूसरे H से जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। बट जो दो नॉन बॉन्डेड एटम है, जैसे मैंने कहा एक H2 ये है, एक H2 ये है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वंडरवाल रेडियस होगा। तो वंडरवाल रेडियस हमेशा बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। बट हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा करना क्या है? जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमने उनकी वेरिएशन करनी है मूविंग डाउन अ ग्रुप। अगर हम मूविंग डाउन अ ग्रुप में एक बार एलिमेंट लिख देती हूँ, क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन। अब अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक नंबर इज 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो आप क्या देखते हो? अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो, क्या थी? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6। इसमें क्या था? नियॉन 3s2, 3p6। अब यहाँ पे आप में लास्ट में देखो तो 4s2, 4p6 था, यहाँ पे 5s2, 5p6 था। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन अभी बताई थी ना बेटा, तो आप उसमें देख सकते हो। आगे यहाँ पर आपके पास, चलो मैं कंप्लीट कर देती हूँ।
यहाँ पे क्या था, आर्गन 3d10, क्रिप्टॉन 4d10, यहाँ पे जिनॉन 4f14 एंड 5d10। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखते हो तो जो अगर इनका स्ट्रक्चर बताते हैं, इसमें एक शेल है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल क्या है 5 और 6। अब आप इनके अगर स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे मैं हीलियम की बात करूँ, ये क्या है, न्यूक्लियस, एक शेल है तो एक बना दिया, नियॉन 2 हैं तो 2 शेल बना दिए, 3 है तो हमने 3 शेल बना दिए, 4 है तो हमने 4 शेल बना दिए। ऐसे ही अगर हमारे पास 5 है तो हमने 5 शेल बना दिए। अब इसमें एटॉमिक रेडियस है क्या है इसमें एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। अब इसका वैलेंस शेल सेकंड है तो इसके बीच का ये डिस्टेंस हुआ जो मैं लाइंस लगा रही हूँ, ये सारा क्या है एटॉमिक रेडियस। अगर आप देखते हो हीलियम से रेडॉन की तरफ जाते हुए तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का वो डिस्टेंस बढ़ रहा है। बहुत क्लियरली विजिबल हो कर सकते हो आप इसको बेटा बोर्ड पे, बहुत आसानी से आपको नज़र आ रहा होगा कि साइज बढ़ने से, शेल बढ़ने से जो ये लाइन मैंने लगाई हुई है, ये एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इज, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। क्लियर है। अब आप इसको लिखोगे कैसे कि कैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर सबसे पहले क्या हुआ बेटा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल वो क्या हुआ, इंक्रीज। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज। इसी को तो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्लियर है बेटा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्रॉम मूविंग डाउन टू डाउन अ ग्रुप। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड वन इज द आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं आपसे बेटा बिना वेरिएशन के, बिना ग्रुप में पूछूं कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कैसी होगी। आपको पता है कि नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैसेस हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनकी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या उनको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जरूरत है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो नोबल गैसेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, नहीं, वो करना ही नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसी वजह से उनकी, दैट्स व्हाई दे हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी। इसी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई। बट अगर हम इसकी वेरिएशन की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरिएशन इन अ ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में पूछूं कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको अभी बताया बेटा कि लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो मैंने पहले अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था, फर्स्ट शेल है हीलियम का, फिर नियॉन में 2 हैं, फिर आर्गन में 3 हैं, फिर क्रिप्टॉन में हमारे पास 4 हैं। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी में क्या, इसमें ये वाले लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से थर्ड में से, इसमें से फोर्थ में। तो क्या हुआ, विद इंक्रीज इन साइज, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ शेल बढ़े, शेल बढ़ने से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा बेटा, डिक्रीज। अगर साइज बढ़ने के साथ साथ लास्ट वाले शेल का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। क्यों कम होगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, वो चीज दूर जा रही है, शेल दूर जा रहा है, शेल दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना,
इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम लास्ट शेल क्या हो जाएगा, इजी। तो जिसके लिए क्या एनर्जी चाहिए हमें, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस। तो मूविंग डाउन अ ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन द आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जो मेन पॉइंट है वो यही है कि एटॉमिक साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बट कम क्यों होगी वो मैंने आपको बताया कि साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो लास्ट वाले शेल की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगी तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम। बट अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो इसकी हाई है और इसकी लो है, तो मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है बेटा, दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लो। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। देखो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू अ आइसोलेटेड गैसियस अनायन। कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम नोबल गैस की बात करें बेटा, अब नोबल गैसेस में क्या है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या उनको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत है, नहीं। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें वो क्या है, NH2 NP6। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर देती हूँ एक, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड होगा, हायर एनर्जी लेवल में। इसी वजह से नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट वाले शेल में ऐड करते हैं, पी शेल पूरा भरा हुआ है, और जब भी नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। बट अगर हम इसकी वेरिएशन की बात करें, मूविंग डाउन अ ग्रुप की बात करें, तो बेटा आपको मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, बच्चों को बहुत ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ नहीं आता। वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आपने +1 में किया हो वो नेगेटिव होती है, बट इन केस ऑफ अ नोबल गैसेस वो पॉजिटिव होती है। तो कभी भी हमने उनकी वेरिएशन करनी होती है ग्रुप और पीरियड में, बहुत ही इजी ट्रिक है। वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैंने EGE लिखा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हम मोर वर्ड लगा देंगे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हम लेस वर्ड लगा देंगे। अब आपको पता ही है बेटा, हमने वेरिएशन करनी है इसकी डाउन अ ग्रुप। अभी मैंने आपको बता के हटी हूँ बेटा कि मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और यू कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीज। क्लियर है बेटा। अब हम नेक्स्ट करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको बेटा बहुत ध्यान से करना, ये बच्चों को ध्यान नहीं रहता और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब ग्रुप में सेम ही आएगा। अब देखो हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें नोबल गैसेस की, तो जो नोबल गैसेस हैं वो उनमें कौन सा रेडियस है, अभी आपको बताया वैन डर वाल रेडियस है। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो उनमें कैसी होंगी, वैन डर वाल अट्रैक्शंस होंगी। और जो वैन डर वाल अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको पता है अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में क्या है हमारे पास, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है,
एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से, मैंने कहा सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी क्या होगा, इंक्रीज। जब मैग्नीट्यूड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीज हो गया, फोर्स इंक्रीज होगी, तो हमें उस चीज को तोड़ने के लिए कैसी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हाई। तो इट मीन्स दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना बेटा, स्पेशली ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, स्टार लगा लेना इसके ऊपर कि मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ने से मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है, ये आपने सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी करा था। जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स। अब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो रहा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, अभी अभी आपको बताया था पिछली प्रॉपर्टी में। इसी के साथ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मूविंग डाउन अ ग्रुप, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज इंक्रीज बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज इंक्रीज। नेक्स्ट इज द सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो नोबल गैसेज है उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, दे आर अ नॉन पोलर, तो उनकी जो सॉलिबिलिटी है वो किस में होगी, अकॉर्डिंग टू द रूल लाइक डिसॉल्व लाइक, दे आर सॉल्युबल इनटू अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, बट दे आर लेस सॉल्युबल इन अ वाटर। वो वाटर में भी थोड़े से घुल जाते हैं। क्यों? अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। H2O को ऐसे लिखते हो ना, O पे 2 नेगेटिव, H पे 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, तो ये पोलर है। जबकि हमारे पास अगर नोबल गैस की बात करूँ, नियॉन की, ये क्या है, नॉन पोलर। तो आपने +1 में करी हुई है इंटरेक्शन। एक डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल्स है ना, एक नेगेटिव, एक एंड नेगेटिव और एक एंड पॉजिटिव। तो ये डाइपोल ने इस नॉन पोलर को भी डाइपोल बना दिया, तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन हुई वो क्या हुई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि डाइपोल मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर बना दिया। तो इसी वजह से वाटर और नोबल गैसेस के बीच में कौन सी इंटरेक्शन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसी इंटरेक्शन की वजह से नोबल गैसेस वाटर में सॉल्युबल होती हैं। बट अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की, मूविंग डाउन अ ग्रुप की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अगर हम मूविंग डाउन अ ग्रुप की बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि मूविंग डाउन अ ग्रुप आपको पता है साइज बढ़ रहा है। अब अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगी। पोलराइजेशन मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि विद इंक्रीज इन अ एटॉमिक साइज polarization is increase and the solubility is increase। अब इसकी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, एंथैल्पी ऑफ अ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ अ वेपराइजेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड है इट इज चेंज इनटू अ लिक्विड, वेपराइजेशन मींस लिक्विड इज चेंज इनटू अ गैस। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन है वो इंक्रीज होंगे मूविंग डाउन अ ग्रुप विद इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमारे पास है एड्सॉर्प्शन ओवर अ चारकोल, कि जो नोबल गैसेज हैं वो चारकोल के ऊपर उनकी एड्सॉर्प्शन विच इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। आपको पता है, आपने पिछला चैप्टर करा सरफेस केमिस्ट्री कि एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे। अब अगर हम मूविंग डाउन अ ग्रुप बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होगा ना। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसकी एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि मूविंग डाउन अ ग्रुप एड्सॉर्प्शन इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन अ एटॉमिक साइज। अगर बेटा
बेटा मैं आपको इन सब का समराइजेशन बताऊं तो पूरे इस फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या समराइजेशन है कि आपने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज करी हैं वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रही हैं एक्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम कह सकते हैं दिस इज अ समरी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप इस वे से बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से याद कर सकते हो कि ग्रुप में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? एटॉमिक साइज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, सॉल्युबिलिटी, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन एंड एडसॉर्प्शन, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या क्या डिक्रीज हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक नंबर की। तो इस समरी की हेल्प से आप नोबल गैसेस की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर सकते हो। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।